सीधी सपाट बात करने में न डरने का उनका स्वभाव बचपन से है और उनके घर में भी मैं आता जाता रहा हूं, इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि यह संस्कार उनको उनके पिताश्री से मिला है। दूसरा मेरा आनंद का विषय यहां आने के बाद जब मैं ये कार्यक्रम देख रहा हूं तो मेरे ध्यान में और एक बात आ रही है कि संघ के स्वयंसेवक होने के नाते और प्रचारक रह चुके हैं, इसलिए उसमें जो मनुष्यों को जोड़ने की और सत्य पर हर हालत में चलने की एक दीक्षा सी मिलती है, उसको उन्होंने अभी तक कायम रखा है। वो कुछ भी काम करते और ऐसा रहते तो मेरे लिए हर्ष का ही विषय होता, लेकिन एक ऐसे क्षेत्र में वो है कि आज भी जहां पर काम करने के कारण और निहित स्वार्थी तत्वों में से अनेक शत्रु उसके कारण उत्पन्न होते हैं, ऐसे काम में रहकर अपनी नामी बदनामी की परवाह न करते हुए सत्य का सतत निधिध्यासन करते रहना, अनुसंधान करते रहना, ये एक तपस्या का काम ही वो कर रहे हैं। क्योंकि आज भारतवर्ष के बारे में बहुत सारी जानकारी बहुत सारे लोगों के पास है, परंतु जो जानते हैं उसमें से बहुत लोग चुप हैं, क्योंकि एक तरह से एक ऐसा आवरण बना दिया गया है कि सत्य को प्रकाशित करने का दुस्साहस अगर कोई करे तो उसको कोई स्थान ही न मिले, कोई मान ही न मिले, उस क्षेत्र में काम करना भी उसके लिए कठिन हो जाए। अब ये मेरे कहने में अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं है और न कोई विशेष लक्ष्य किसी को करके मैं बोल रहा हूं। ये मैं घूमता हूं सारे देश में, मुझे ध्यान में आता है। आज की स्थिति यह है, जब पहली बार आक्रामक शक्तियां हमारे यहां पर आई तो पहले पहले आक्रामक तो संपत्ति के लुटेरे थे, वो आते थे, संपत्ति को लूटते थे, कोई चले जाते थे, कोई यहां की संपत्ति को देखकर यहां बस जाते थे और फिर वो बदल जाते थे। तो शकहूण कुषाण यवन आए, वो कहां है पता भी नहीं चलता, वो हमारे समाज में फंस गए, भारत के बन के रह गए। लेकिन बाद में जो आक्रमण आया इस्लाम का, उसका उद्देश्य श्रद्धाओं का निकंदन था, क्योंकि हम ही सही, बाकी सब गलत। इस झंडे को लेके वो आए और जो हमारा नहीं है वो रहने लायक नहीं है। अलेक्जेंड्रिया का वचनालय जब जलाने के लिए वो सेनापति गया तो वहां के लोगों ने कहा कि इसमें बहुत सारे ज्ञान की पुस्तकें, इसको मत जलाइए। तो उसने कहा कि इसमें जो ज्ञान है कुरान में जो है वो अगर इसमें है तो ये डुप्लीकेशन की आवश्यकता नहीं, और जो कुरान में नहीं है वो अगर इसमें है तो ये पाखंड है, इसलिए जलाओ। लेकिन ऐसा आक्रमण करने वाला भी हमारे यहां आ गया तो वह यहां के ज्ञान से तो प्रभावित हुआ, उसने यहां के राज्यों को तोड़ा, यहां के श्रद्धाओं का निकंदन करने के लिए श्रद्धा के प्रतीकों को तोड़ा। परंतु इस दीर्घ काल में लड़ाई चलती रही और लड़ाई भी एक संबंध का कारण बनता ही है। उन संबंधों का परिणाम ऐसे हो गया कि हमारी बातें धीरे 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 आक्रामकों के मन में रिसने लगी। दारा शिकोह जैसे लोग हो गए,
उन्होंने यहाँ के ग्रंथों के भाषांतर किए। और इसलिए इस लंबे इतिहास में हम देखते हैं कि समय समय पर उनका ये इस समाज के साथ समरस हो जाने की प्रक्रिया में बाधा लाने के लिए तरह तरह की बगावतें वहां पे हुई। औरंगजेब ने जो किया वो एक तरह से इस देश के मुसलमानों में एक अलगाव पैदा करने के लिए पुराना जो एकता की और उदार था उसको मिटाने की बात की। अंग्रेजों ने यहां पर जो करवाया वो यही बात थी, आज भी चलता है, परंतु बस यहां तक है। आज वो विदेशी कोई नहीं है यहां पे, सब के सब भारतीय पूर्वजों के वंशज है, हिंदू पूर्वजों के वंशज है। लेकिन ये जान जाएंगे तो उसके आधार पर, अलगाव के आधार पर जो सत्ता के स्वार्थों के खेल चलते, वो दुकानें चलती रहेगी, वो बंद न हो। इसलिए समय समय पर ये प्रयास होते रहे, लेकिन उससे कोई विशेष डरने का कारण नहीं है। उनका परिणाम इसके आगे तो नहीं होगा, लेकिन डरने का कारण यह है कि हम लोग भूल न जाए, और हम लोगों का भूलना आक्रामकों के आने के पहले से हो गया, बहुत पहले से हो गया। जैसा कि अभी कहा गया, महाभारत काल में, महाभारत के संहार के बाद बहुत तेजी से यह आत्मविस्मरण होने लगा। महाभारत में ही इस प्रकार की आत्मविस्मृति के प्रमाण मिलते। प्रारंभ था बीमारी का, इतना प्रचंड संहार हो गया, लगभग सब ज्ञानी लोग समाप्त हो गए। जितने विशेषज्ञ थे, बड़े बड़े नाम आते हैं महाभारत में, वो सब के सब उसमें समाप्त हो। और जो अवशिष्ट ज्ञान आया उसका भी फिर आत्मविस्मृति के कारण अपने परायों का विवेक नहीं रहा, अपने समाज में कई प्रकार की कुरीतियां घुस गई, अर्थों का लोप होने लगा, पुराणों के अर्थ लोग भूलने लगे। 1000 वर्ष का बीच का कालखंड, उसमें क्या हुआ निश्चित रूप से कोई नहीं बता सकता। और इसके कारण हमारे समाज में एक दुर्बलता जो आ गई, उसके कारण बाद के आक्रामक हमारी सीमाओं के अंदर आ गए। अंग्रेजों ने इन सारी बातों का खूब अच्छा बारीकी से अध्ययन किया होगा। पहली बार ये विदेशी हमारे यहाँ आए, उनका भी वही हश्र होने जा रहा था जो इस्लामी आक्रमण का हो। यानी अपने आप को कहीं ना कहीं से भारत से जोड़ने की होड़ लगी थी। हिटलर जैसा व्यक्ति अपने को आर्य क्यों कहता है? क्योंकि आर्य, भारत के जो आर्य है, एक प्रतिष्ठित शब्द था। तो खींच तान के जोड़ना और आज के हमीश रेखा आर्य है ये बताना, ये सब उन्होंने किया, अपने स्वार्थों के लिए किया। पहले पहले जो अंग्रेज आए, उन्होंने भी जो यहां का देखकर जो लिखा है, बोला है, उनकी आंखें चौंधिया गई थी यहां के ज्ञान की और शील की महत्ता देख। लेकिन यह भी उनके राज्यकर्ताओं के ध्यान में आया कि ऐसे चलते रहा तो इनको गुलाम बनाने की बात दूर रही, हम ही इनमें हजम हो जाएंगे। तो हमारे आर्थिक सामरिक साम्राज्यवादी हितों के आड़ इनके ज्ञान की, शील की ये जो पराकाष्ठा है, ये बहुत बड़ी बाधा है, इसलिए इनको गिराओ। इसलिए उन्होंने, और हमको तोड़ने के लिए भी, क्योंकि हमारे स्मृति के आधार पर हमारी एकता है। जो ज्ञान, जो सत्य है, जिसका सतत अनुसंधान, ये हिंदुत्व का नाम है, ऐसा गांधी जी ने कहा है। हिंदुत्व सत्य के सतत अनुसंधान का नाम है। और ये काम करते करते आज हिंदू समाज थक गया है, सो गया है, इसलिए उसकी दुर्दिन है। लेकिन जब जागेगा तब पहले से शतपथ अधिक ऊर्जा लेकर जागेगा और सारी दुनिया को प्रकाशित कर देगा, ऐसा गांधी जी ने कहा। ये न हो इसकी व्यवस्था उन्होंने की।
उन्होंने हमारी व्यवस्थाएं पूरी तरह तोड़ दी। शिक्षा की व्यवस्था, अर्थ की व्यवस्था, अपनी बातें ला दी। हमारी भाषाओं के मूल को हमसे छीन लिया, काट दिया और अपनी परिभाषा वहां स्थापित की। हमारी प्रमाण मीमांसा को उन्होंने दकियानुसी कहा, अंधश्रद्धा कहा और अपनी जो सदोष अधूरी प्रमाण मीमांसा थी वो यहां पर लागू की। आज हम सोच ही नहीं सकते अपनी भाषा, आज हम सोच ही नहीं सकते अपने तर्कों के आधार पर। ये हमारे विद्वानों की भी स्थिति बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि जो मूल आधार है ज्ञान के अनुसंधान करने के, उसी को उन्होंने काट दिया। वो उसमें एक बहुत बड़ा काल ज्ञान है। जैसे जीवन या सृष्टि शुरू होती है काल से, पहली उत्पत्ति काल की है। काल नहीं है तो बाकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते ना। दिन रात नहीं है, समय नहीं है, ऐसे हम कल्पना ही नहीं कर सकते। ऐसी अवस्था आ गई तो सृष्टि रहेगी नहीं, लय हो जाएगा। वो जो गति प्राप्त हुई पहले स्पंदन से, उसके कारण काल बना और चल रहा है। और ऐसे काल के आवर्तन बहुत हो गए जो अपने मनवंतरों में सारा वर्णन आता है उसका। तो जैसे वो सृष्टि वहां से प्रारंभ होती, वैसे सभी ज्ञान का प्रारंभ भी काल ज्ञान से ही आता है। ऐसा कहते हैं, अधिकारी लोग बता सकेंगे, मैंने ये सुना है, बता रहा हूं, मैं उसका अधिकारी बिल्कुल ही नहीं हूं। लेकिन योगी लोग क्या करते हैं, वो भविष्य और भूत को संभालते हुए वर्तमान में स्थिर हो जाते हैं। यानी काल पर उनका ये स्वामित्व रहता है कि काल चलते रहता है, वो स्थिर हो जाती है। काल सब बातों के, सब ज्ञान की साधना का मूल है और वहीं पर से विकृति आ गई। और इसलिए एक हमारी वृत्ति बन गई कि हमारे पास कुछ है नहीं। हमारे पूर्वजों ने कोई रण गौरव, धन गौरव प्राप्त किया ही नहीं। जो कुछ किया अंग्रेजों ने किया। हमारी ताकत ही यही है, हमारे जीन्स में जो मटेरियल है उसका प्रभाव इतना ही है कि हम अच्छे सेवक बन सकते हैं। इसलिए मालिक बनने के लिए किसी न किसी को बार बार आना पड़ता है, उसके हम अच्छे सेवक बनते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा मालिक बदलते हैं, लेकिन हम कभी मालिक बनते नहीं। आज भी अभी इतना स्पष्ट प्रमाण मिला है, इस देश में बाहर से कोई आया नहीं है। 40,000 वर्षों से भारतवर्ष में आज रहने वाले सबका एक समाज चलता आया। कब उसका क्या रूप रहा वो बात अलग है, लेकिन जेनेटिकल लीनिएज सीधा का सीधा अखंड अक्षुण्ण चला है। हम सब यहां के हैं, इतना स्पष्ट प्रमाण मिला है। फिर भी दिमाग से बात गई नहीं किसी की। इसके आधार पर, इस असत्य के आधार पर प्रचार चलता है, क्योंकि वो बात ही जड़ से कट गई है हमारे बुद्धि में, जिसके कारण हमको ये सारा मालूम होता था। और इसलिए विदेशी प्रभाव का ये पर्दा अपने बुद्धि पर से, आंखों पर से पूर्णतः दूर करके सोचना पड़ेगा। भारत को भारत की नजर से ही समझना पड़ेगा। भारत को पहली बार पाश्चात्य आए, उन्होंने अपनी बुद्धि से, अपनी आंखों से देखा, उनको समझ में नहीं आया। इतनी भाषाओं का, इतने पंथ संप्रदायों का, इतने खान पान रीति रिवाजों का, इतने भिन्न भिन्न रंग रूप के लोगों का एक देश, एक राष्ट्र, इतने राजा होने के बाद कैसे हो सकता है? ये बात उनके समझ में नहीं आई। हमारे समझ में आने में कोई बाधा नहीं थी। आज भी हमारे समझ में आने में कोई बाधा नहीं आ सकती अगर हम अपने उस मूल से सुपरिचित हैं। नहीं तो हम समझ ही नहीं सकते, नहीं तो हम समझ ही नहीं सकते।
हमारे देश को एक रखने के लिए जो व्यवस्थाएं की है उसका भी दुरुपयोग करके हम अपने आप को अलग बताने में उसका उपयोग कर लेते हैं। ये जो बुद्धि भ्रम हुआ है, ये जो दृष्टि दोष आ गया है, उस दृष्टि दोष से पूर्ण मुक्त होना पड़ेगा। और इस मुक्तता का प्रयास पहले तो अंग्रेजों ने देखा, उनको समझ में नहीं आया, इसलिए अज्ञानवश उन्होंने कुछ बातें की, लेकिन बाद में उनको समझ में आया कि इनको भी ठीक ठीक मालूम नहीं है, तो इसका लाभ हम ले सकते हैं। तो जानबूझकर उन्होंने फिर ये षड्यंत्र रचे सारे, और उसके भी तथ्यपूर्ण सारे सबूत आज उपलब्ध है। और इसलिए ये देश की आवश्यकता है कि राष्ट्रीय हित के लिए अत्यंत आवश्यक बात है कि ये भ्रम पटल निवारित हो जाए, और शिक्षा में भी उस प्रकार की शिक्षा दी जाए। अभी इतना सारा आ गया है, फिर भी वो पुराना कोर्स ही चल रहा है, आर्य आक्रमण। दुनिया में अंग्रेजों के गुलाम रहे देशों को छोड़कर कोई आर्य आक्रमण के सिद्धांतों को स्वीकार नहीं करता, हमारे यहां चल रहा है। क्योंकि बदलने जाएंगे तो शायद हमारे वैसे लोग ऐसे कैसे बदल रहे हैं। अरे तथ्य उसके अलग मिले हैं ना। एक कुछ लोगों को ऐसे तथ्य हो सकते हैं, यही कल्पना करना कठिन जाता है, और कुछ लोगों को ऐसे तथ्य मिलने से कुछ असुविधा हो जाती है। दोनों बातें अब है। और अब इसका संबंध अंग्रेजों से नहीं है, इसका संबंध हमसे है, हम में ही वो व्याप्त है। और इसलिए इस प्रकार से सोचना आवश्यक है, ये तो हम जानते ही है, लेकिन दो प्रकार से सोचना पड़ेगा। एक है कि जो भ्रम है उसका निवारण हो, यानी दुनिया का प्रबोधन हो। हमारी नजर से हम क्या है, हम तथ्यों के आधार पर बताए, और तथ्यों के आधार पर बताए यानी उन्होंने जो तथ्यों की परिभाषा दी है वो नहीं, ये हमारी परिभाषा है, वो ज्यादा सटीक है। उसके आधार पर आपको भी अपना जो समझ में नहीं आता हम समझा सकते हैं, ये बताकर उनको उन तथ्यों के आधार पर बताना पड़ेगा। दूसरा है हमको अपना प्रबोधन करना पड़ेगा। ये वास्तविकताएं हैं, यह असंभव बात नहीं है। और एक बहुत बड़ी बात जो कही है, जिस पर ध्यान नहीं जाता हमारा, हजारों साल से हमारी बातें स्थिर है, अनुभूति और प्रमाण दोनों उसके पक्ष में है। खेती का तरीका जो हमारा तरीका है वो आज पोस्ट मॉडर्न तरीका बनकर वापस आ रहा है उधर से, इसलिए हम उसके गुणगान कर रहे हैं। लेकिन हमको सोचना चाहिए कि जैविक खेती, मिट्टी में जो कृमि वगैरह पाए जाते हैं उनके उपयोग, वनस्पतियों के सूखे पत्तों का उपयोग, आदि आदि बातें कितने वर्षों से हमारे यहां पर है। हमारी कोई लेबोरेटरीज नहीं थी, यूनिवर्सिटीज नहीं थी, हमारा किसान ही हमारा शास्त्रज्ञ था, और उसका खेत हमारी लेबोरेटरी थी। 8-9 हजार धान की प्रजातियां हमारे पास थी जो दुनिया चुरा कर ले गई। 3-3.5 हजार अभी भगवान की कृपा से साफ हो गए। आज भी हमारा किसान अगर पर्याप्त उद्यम करे तो, परसों मैं गया था बिहार में, 12 एकड़ का खेत, परिवार ने तय किया खेती पर जिएंगे। लड़का लड़की उच्च शिक्षित है, लड़का और बहू वापस आ गए नौकरी छोड़ छाड़ कर, खेती में लग गए और अपने अनुभव के आधार पर कर रहे हैं। और तकनीकी भी आधुनिक तकनीकी का उपयोग करता है, तो उसका भारतीय रूप, जैसे वो एक मछली पालन का तालाब बनाया उन्होंने खेत में, उसको एरिएट करना पड़ता है, उसके मशीन होते हैं, वो महंगे होते हैं। तो उन्होंने अपना एक पाइप लगा दिया, पंप से उसमें पानी जाता है, उसमें छेद कर दिए, फव्वारे जाते हैं, ऊंचे जाकर फिर से तालाब में गिरते हैं, वो पानी एरिएट हो जाता है। उन्होंने कहा ये हमारा देशी एरिएट है। ये प्रतिभा हमारे पास है, ये पूर्वजों का ज्ञान भी हमारे पास है। ऐसी कई बातें हैं सब क्षेत्रों में, और इसलिए हम अपने आप को ठीक से स्मरण करें, हम अपनी आंखों से अपने को देखें।
आत्मनिर्भर भारत खड़ा करना है तो हमारी आत्मा क्या है इसका हमको पूरा ज्ञान होना चाहिए। हम अपनी आत्मा को देखें, आत्म साक्षात्कार करें। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि ये एक लड़ाई है। अभी कोई विदेशी आक्रमक वगैरह भारत में आएगा ये नहीं है, लेकिन संपूर्ण दुनिया में धर्म और अधर्म का संघर्ष चल रहा है। एक व्यवस्था थी, हम ही सही बाकी सब गलत, ऐसा जब नहीं था। विश्व के सारे देश उस व्यवस्था में चलते थे, उसको हमारे यहां धर्म कहा गया है। उस धर्म में सभी विविधताओं को स्वीकार, सम्मान और अवसर मिलता था। आज भी ऐसी जो सभ्यताएं यूनिफॉर्मिटी के नाम पर नष्ट की गई, उसके अवशिष्ट लोग कहीं कहीं पर मुंडी नीचे डालकर छुप छुप कर जी रहे, कहीं पर उनको जीने भर की छूट है। ऐसे 40-45 देशों के लोग 4 साल के बाद भारत में आते हैं। उनके लिए भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां उनको आश्वस्ति मिलती है। और प्रतिवर्ष यहां आते हैं तो यहां की परंपराओं में, यहां की संस्कृति में उनको अपनी परंपराओं का, संस्कृति का दर्शन होता है। ये प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, ये केवल संस्कृत का अलंकारिक वर्णन नहीं है, वो एक वस्तु स्थिति का वर्णन है। वो देश आते हैं, अभी भी वो संघर्ष जारी है उनके लिए, उनके देश में, उनके अपने देश में। दूसरी बातें हावी है, उनकी उसके बारे में शिकायत नहीं है। उनको अपने को अपने तरीके से जीना है, उनको उसकी छूट नहीं मिलती। आज भी संपूर्ण विश्व के प्रभुत्व की इच्छा करने वाली शक्तियां दुर्बल देशों पर अपना जाल बिछाने की कोशिश करती है और किसी भी स्तर पर जाकर उसके जीवन में हस्तक्षेप करने में कम नहीं करती। मुझे उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं, आप सबको पता है कितने ही उसके और लिखित दस्तावेज निकले और हमने पढ़े। तो ये सभी मानवों को वास्तविक स्वतंत्रता देकर, मानवों की पूर्ण स्वतंत्रता होने के बाद भी समाज का कुछ भी अहित नहीं होगा और एक आत्मा आधारित आत्मीयता के तत्व पर सारे विश्व की धारणा होगी। सत्य के तेज में रत भारत, इस अर्थ में सारा विश्व भारत बनेगा। भारत का राज नहीं होगा सर्वत्र, भारत किसी पर राज नहीं करता। हम जाएंगे सेना लेकर, व्यापार यानी अपनी मल्टीनेशनल्स लेकर नहीं जाएंगे, हम जाएंगे अपना हृदय लेकर जाएंगे। हम सबको स्वतंत्रता देंगे, हम सबको संस्कार देंगे, हम सबको ज्ञान देंगे। सारा विश्व ऐसा बनेगा और अपने अपने भूमि में अपने अपने तरीके से और परम तत्व की ओर चलने लगेगा, सत्य की आराधना करेगा। ऐसा विश्व बनाने के लिए संघर्ष अभी भी जारी, अपने देश में भी है, सारे विश्व में। और उसमें मुख्य जो अवरोध है वो बौद्धिक गुलामी का है। इसलिए हमारे पास बौद्धिक क्षत्रिय चाहिए। हमारे पास, मैं कहता हूं, यानी संघ के पास, ऐसा नहीं मेरा कहना, केवल हमारे विचार परिवार के पास ऐसा नहीं मेरा कहना, भारत का पक्ष लेकर लड़ने वाले बौद्धिक क्षत्रिय चाहिए। वो कहीं भी हो, वो भारत को भारत की नजर से समझेंगे, भारत को भारत की परिभाषा में समझाएंगे। और वो परिभाषा क्योंकि वो वैश्विक है, वो सर्वत्र विश्व के लिए कल्याणकारी होने वाली है। उसका यह कल्याणकारित्व विश्व के अनुभवों में ला देने की क्षमता रखने वाले बौद्धिक क्षत्रिय चाहिए। ये जो भारतीय सभ्यता केंद्र ना, हाँ, इनका अध्ययन केंद्र ये जो काम कर रहा है वो ऐसे बौद्धिक क्षत्रियों का निर्माण कर रहा है। ये प्रयत्न और भी चल रहे हैं, और भी होने की आवश्यकता है। लेकिन मुझे बड़ा आनंद है कि हमारा एक मित्र उसमें
नहीं, हमारे बहुत मित्र ऐसे हैं, लेकिन एक बहुत निकट के मित्र उसमें है, और उन्होंने ये जो प्रयास किया है, अच्छा प्रयास है, उत्तम प्रयास है, यशस्वी प्रयास है। इस पुस्तक की समीक्षा होगी, और इसका अगर विरोध भी किसी को करना है तो तर्क से करना पड़ेगा, जो बहुत कठिन है। शब्दों को इधर उधर खींचतान कर डिस्टॉर्ट करके कुछ किया गया तो किया जाएगा, नहीं तो इस पुस्तक में जो लिखा है उसको काटना कठिन बात है, उसको मानना ही पड़ेगा। उस अध्ययन में जाके इसका विरोध, कहीं एक आध दूसरी गलती रह गई हो तो वगैरह, तब होता है, लेकिन इसके विपक्ष में विरोध नहीं हो सकता। इस प्रकार का एक उत्तम पूर्ण काम इस पुस्तक के रूप में उन्होंने किया है। तो रविशंकर जी को इस प्रयास में पूर्ण शुभकामना मैं देता हूं, और उनका यह प्रयास अपना संसर्ग सर्वदूर फैलाए। जैसे कोरोना फैलता है उससे ज्यादा गति से इनका संसर्ग सबसे हो, ये शुभकामना मैं उनको देता हूं, और अभिनंदन के साथ आप सभी का और उनका भी अभिनंदन करता हूं, और मेरे 4 शब्द समाप्त। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।